हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MC1 की यूनिट 6 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं यूनिट 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यूनिट 6 जो कि परसेप्शन के बारे में है, इसमें हम पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, कि जब परसेप्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। थर्ड है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एक पर्सन के परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन। कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं जिससे हम करेक्ट परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन क्या है, इसका क्या रोल है परसेप्शन में। मैनेजमेंट यूज़ ऑफ परसेप्शन एंड डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में परसेप्शन होता क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन्स के थ्रू जब हम अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं तो वो क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। इट मीन्स कि परसेप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, परसेप्शन के थ्रू हम जनरेट करते हैं अपने एक्सप्रेशन, अपने इम्प्रेशन अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है। अगर नॉर्मल सी बात करें तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन को गाइड करता है। किसके थ्रू, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। तो परसेप्शन में क्या बोला जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, माइंड में कोई चीज़ सेट करते हैं, किसके थ्रू, अपनी सेंसेस के थ्रू। इट इज़ डिफाइंड एज द वे अ पर्सन लुक एट द वर्ल्ड एंड हिज फीलिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि वो पूरे वर्ल्ड को कैसे देखता है, किसके थ्रू, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अलग अलग जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग वे में परसेप्शन को डिफ़ाइन किया है, और कंक्लूज़न में वो यही बोलते हैं कि क्या होता है परसेप्शन। परसेप्शन में हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू अपने आसपास के जो वर्ल्ड है उसको हम मान के चलते हैं कि दुनिया क्या है, इस तरीके से। इसमें हम मेन किसको मान के चलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट है जिसको हम परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट है इन विच परसेप्शन अक्योर्स एंड द इंडिविजुअल डज द परसीविंग, कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे सामने किसी चीज़ को परसीव कर रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि एक चीज़ है, सेम थिंग है, कोई इसको पॉजिटिव वे में लेता है और कोई इसको नेगेटिव वे में लेता है। तो जो पॉजिटिव वे में लेता है उसका परसेप्शन अलग होगा, जो नेगेटिव वे में लेगा उसका परसेप्शन अलग होगा। वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, बट जो हमारा लेने का तरीका है सामने वाली चीज़ को, वो हर किसी इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे लर्निंग हर किसी पर्सन की अलग अलग होती है, ऐसे ही थिंग्स को लेके हो सकता है कि हर कोई अलग अलग सोचता है। जो परसेप्शन है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन्स काम करते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उन लोगों का अलग अलग परसेप्शन होगा, किसके लिए, वर्क के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक जो मैनेजर है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला, यानी कि जो पर्सन काम कर रहा है वो क्या सोचता है, किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्क के बारे में। इसलिए जो परसेप्शन है मैनेजर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग का पर्सन है जो काम कर रहा है, वो सारी जगह क्या फैलाएगा, नेगेटिविटी फैलाएगा। ठीक है, नेगेटिविटी फैलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा वर्क परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो मैनेजर है उसको बहुत सारे पर्सन्स के साथ डील करनी पड़ती है। अब हमने पढ़ा है कि लीडरशिप के थ्रू उनको क्या करना पड़ता है, एनकरेज भी करना पड़ता है। तो अगर वो जान पाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो हो सकता है कि वो उसके बिहेवियर में चेंज भी ला सके। तो अब परसेप्शन जो होता है वो मदद करता है एक पर्सन की, कैसे मदद करता है। फर्स्ट, इट हेल्प्स अ पर्सन टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट राउंड एंड ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक पर्सन की मदद करता है कि वो जो एनवायरनमेंट है उसके साथ घुल मिल जाए, है ना, और एडजस्ट करना सीख जाए किस में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है। देयर में बी वेरिएशन इन द सेंसरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, जो एक इंडिविजुअल पर्सन है अपने सेंसेस के थ्रू
किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हर पर्सन की अलग अलग राय होगी, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर उनकी नीड की बात की जाए तो वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, ठीक है, एंड नॉट द फीलिंग्स दे हैव इन देयर माइंड्स। बस वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते। कभी कभी होता है ना, हम किसी पर्सन के बारे में सोचते कुछ और है, बट हम क्लियरली नहीं बता पाते हैं, या फिर हम उस बात को रहने देते हैं और उस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे सामने वाला चाहता है, ठीक है। The perceived size of a situation or object remain the same but the distance can vary। बता रहा है कि जो सिचुएशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, चेंजेस किस में आता है, जो हम उसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ परसेप्शन की, कि जो परसेप्शन है, जो हमारी माइंड में पिक्चर बनती है किसी चीज़ को लेकर, उसका प्रोसेस क्या है, कि स्टार्टिंग में क्या क्या होता है। तो परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच individual organize and interpret their sensory impression in order to give relevance and significance to our environment। तो सेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको तो हम याद रखते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती उनको हम साइड कर देते हैं। जैसे देखिए, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कभी हम वर्क फील्ड पे, या फिर हम अगर हम ट्रैवल करते हैं वहाँ पर, तो कुछ लोग तो हमें याद रहते हैं, है ना, कुछ लोग हमें याद नहीं रहते, कुछ चीज़ों पे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ पे नहीं करते। जैसे अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि सैलरी कितनी है, तो मेन आप फोकस किस पे कर रहे हैं, सैलरी पे। आप ये नहीं देखते कि वर्कलोड कितना है, ओके। और कोई दूसरा पर्सन है, सेम चीज़ देखेगा, वो देखेगा कि वर्कलोड कितना है, ठीक है, और सैलरी कितनी मिले, वो सैलरी पे इतना इफेक्ट इतना नहीं डालेगा। तो दोनों चीज़ें दोनों सेम है, एक वर्कलोड भी वही है, सैलरी भी वही है, बट एक ने ध्यान दिया किस पे, वर्कलोड पे, कि वर्कलोड ज़्यादा है यहाँ पे, एक ने ध्यान दिया सैलरी पे कि सैलरी ज़्यादा है। तो चीज़ें दोनों की सेम रहती हैं, पर लेकिन हमारे सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले है आपका परसेप्चुअल इनपुट्स ऑफ स्टाइमुली। इट मीन्स कि जो आपका, जिसके लिए हम परसेप्शन बना रहे हैं, उस इनपुट के बारे में, वो आपकी कोई चीज़ हो सकती है, थिंग हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में हम क्या बना रहे हैं, अपनी सोच बना रहे हैं, ठीक है। परसेप्शन मान के चल रहे हैं ना, अपना देख के चल रहे हैं, हाँ, कि सामने वाले के बारे में। यहाँ पर इंडिविजुअल के यहाँ पे इवेंट्स के बाद बेटा यहाँ पे पीपल है, यानी कि लोगों के बारे में जो हम सोच सकते हैं, पेपर नहीं है। इट मे बी वॉइस टाइपिंग मिस्टेक। अब क्या हुआ, आपने इन इनपुट्स को ले लिया कि हाँ भाई ये चीज़ें। अब उसके बाद है परसेप्चुअल मैकेनिज्म, यानी कि ये आपकी सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या था, वो सारे इनपुट्स थे जिनके बारे में हमें क्या आपने बनाना था, एक परसेप्शन बनाना था। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, परसेप्चुअल मैकेनिज्म। इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन विच इंक्लूड परसेप्चुअल मैकेनिज्म। इट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्चुअल इनपुट्स टू आउटपुट्स। जो इनपुट्स है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में जो हम सोच रहे हैं, माइंड में डाल रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। इट हैज़ 3 प्रोसेसेस, नेमली सिलेक्शन। सिलेक्ट क्या किया मैंने अभी बताया ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कलोड है, आपका वर्कलोड हो गया, वर्किंग कंडीशंस हो गई, सैलरी होगी, ये सारे आपके एक इनपुट्स हो गए। उनमें से आपने सिलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज किया एंड इंटरप्रेट किया ऑफ स्टिमुली विच आर इन द एनवायरनमेंट। हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ें देख सकता है किसी एक सेम थिंग में। ऑल्दो एवरी इंडिविजुअल गो थ्रू दीज स्टेप्स बट दे आर वेरी इन देयर मैथडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन। तो कोई कुछ सिलेक्ट करेगा, कोई कुछ, और उनके मैथड्स भी अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है परसेप्चुअल मैकेनिज्म, सेकंड स्टेज। देन है थर्ड परसेप्चुअल आउटपुट। जो आपने रिजल्ट निकाला, सामने आपकी जो इमेज बनी, उसको हम क्या कहेंगे, परसेप्चुअल आउटपुट। जैसे आपने सैलरी के बेस पे निकाला, तो आपने कहा यहाँ सैलरी अच्छी है तो मेरी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक आउटपुट होगी। किसी ने सैलरी के बारे में नहीं सोचा और सोचा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसने क्या सोचा कि जो काम है आपने जो सोचा है उसकी वजह से क्या होगा कि नहीं, मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो मुझे जॉब नहीं करनी, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, ओपिनियंस, फीलिंग, वैल्यूज़ एंड एक्शंस। देन फोर्थ आता है आपका पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। ये आपकी फोर्थ स्टेज ऑफ परसेप्शन है। इट सेज दैट बिहेवियर इज़ द रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ परसेप्शन। कि जो हम बिहेव करते हैं, जैसा यानी मैं जॉब ली या जॉब नहीं ली, तो जैसा मैंने बिहेव किया, ये किसकी वजह से है, परसेप्शन, जो माइंड में मेरी सोच बन गई है उसकी वजह से,
ठीक है। द बिहेवियर ऑफ अ परसीवर enables in generating responses which give rise to a new set of input। फिर कोई नया आपका परसेप्शन बनेगा, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे। फिर आता है आपका थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है किसमें, परसेप्शन में, क्योंकि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन किस बारे में बात करती है, वो बात करती है इट इज़ कनेक्टेड टू जजिंग द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर, कि जो सामने वाला है, ठीक है, जो पर्सन है, जजिंग, हम उसको जज करते हैं किस चीज़ में, जजिंग द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर। जब हम कहते हैं ना आपकी वजह से ये सब हुआ, आपने ऐसे किया तो ये रिजल्ट निकला, उसे हम क्या कहते हैं, जजिंग द कॉजेज, जो कारण सामने आ रहे हैं किसकी वजह से, सामने वाले की वजह से। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वो पूछे जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो आप क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं किसको, टीचर को, इसने मुझे पढ़ाया ही नहीं था, टीचर ने मुझे बताया ही नहीं कि ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, या ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं बताया मैम ने। तो आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हो, कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि आपकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है। इसमें आप जज करते हैं, क्या जज कर रहे हैं आप, द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर, कि सामने वाले ने जैसा बिहेव किया उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, कारण बता रहे हैं आप, ठीक है, कि सामने वाले ने ये किया, इसका कारण ये है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं, जजिंग द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर। अब देखो, अगर आपने सही नहीं माना, सामने वाले को सही नहीं माना, आपने सही रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, तो आपका एट्रीब्यूशन गलत हो गया, मे गाइड टू इनएग्जैक्ट परसेप्शन, तो आपकी परसेप्शन गलत बन गई। आपने क्या सोचा, मैम ने नहीं पढ़ाया इसलिए मुझे पेपर नहीं आया, तो परसेप्शन क्या बन गई आपकी, कि हाँ आपने मैम को ब्लेम कर दिया, और परसेप्शन आपकी बन गई कि मैम सही नहीं पढ़ाती है, इस मैम ने हमें सही नहीं बताया। जस्ट एग्जाम्पल है बेटा, attribution theory explain that when person examine behavior they endeavor to stabilize whether it is caused due to internally or externally factor। देखो एट्रीब्यूशन थ्योरी में जब कोई पर्सन बिहेवियर जो देखता है, एग्जामिन करता है, तो वो ये कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो हुआ है, ये जो कारण हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि जो हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं, कि हाँ मैं ये कर सकता था। अगर पेपर ख़राब गया है तो इंटरनल फैक्टर क्या था, मैंने नहीं पढ़ा इस वजह से गया, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या था कि नहीं यार मुझे बताया ही नहीं गया, तो मैं पढ़ता कहाँ से, बताते तो मैं पढ़ता, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन है, उसने हमें 3 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट डिस्टिंक्टिवनेस, सेकंड कंसेंसस, एंड थर्ड कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस क्या कहती है, जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो ये बताती है कि जो पर्सन है वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। अगर मान के चलिए एक पर्सन सेम बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, बहुत लो है, क्योंकि अलग अलग बिहेव नहीं कर रहा। और अगर एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करता है, तो डिस्टिंक्टिवनेस ज़्यादा है, यानी कि हर एक पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहा है, तो डिस्टिंक्टिवनेस उसकी क्या है, हाई है। और अगर सेम रिएक्ट कर रहा है तो उसकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो कम है। जैसे अगर मान के चलिए कोई पर्सन है, हमने देखा बहुत शाई है, वो ग्रुप में भी बहुत शाई है, वो घर पे भी बहुत शाई है, वो स्कूल में भी बहुत शाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस कम है। बट अगर वो स्कूल में बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बातें करता है, घर पे नहीं करता है, या घर पे बहुत बातें करता है, स्कूल में नहीं करता है, तो इसका मतलब डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करता है। देन सेकंड है आपका कंसेंसस। कंसेंसस में क्या होता है कि इट इज़ द लेवल टू विच न्यू ग्रुप बिहेव इन द सेम वे एज द पर्सन वी आर जजिंग, कि सारे लोग सेम सिचुएशन में क्या एक जैसा बिहेव करते हैं। इफ़ अदर्स परफॉर्म सिमिलर बिहेवियर कंसेंसस इज मेजर्ड हाई, तो वो तब उसका जो, अगर हम बात करें, जो कंसेंसस है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा। कैसे, अगर मान के चलिए आप लोग कहीं गए हैं, ठीक है, और आप लोग मान के चल रहे हैं कहीं ट्रैवल करने गए हैं, और ट्रैवल करने गए हैं तो आपने सबको वहाँ पे जाके बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है, सब सेम बिहेव कर रहे हैं, हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या हमने कुछ नया सीखा हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह से, तो आप क्या कर रहे हो, सेम वे में रिएक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब कंसेंसस हाई है, क्योंकि सेम वे में रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर मान के चल रहे सब अलग अलग करें, तो जो आपकी कंसेंसस है वो
लो है. इफ कंसेंसस वेरी हाई इट वुड बी एक्सपेक्टेड टू गिव एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, एंड इफ कंसेंसस इज लो इट विल टर्न टू गिव इंटरनल एट्रीब्यूशन. इट मीन्स अगर मान के चलिए 5 बच्चे बहुत खुश है, 2 बच्चे ऐसे हैं कि नहीं हमारा मन नहीं लग रहा या हमें अच्छा नहीं लग रहा, इट मीन्स उसके अंदर इंटरनल जो आप कह सकते हैं ना, हमने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो घुलते मिलते नहीं होंगे या उन्हें पसंद नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी तो पता है आपको, कंटिन्यूटी की बात होती है, जैसे कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी की बात होती है. तो इट इज़ इंक्लिनेशन टू रिएक्ट द सेम वे फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, कंसिस्टेंसी आपकी हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है. मोर कंसिस्टेंसी द बिहेवियर द मोर ऑब्जर्व इज प्रोन टू एट्रीब्यूट इट टू इंटरनल कॉज. अगर आप सेम जगह जैसे आप हैं, आप नॉर्मल वैसे ही रहते हैं, तो इसका मतलब इंटरनल है. ठीक है, इंटरनल फैक्टर है. जैसे अगर एक पर्सन है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का पर्सन है, तो चाहे ग्रुप में है, चाहे घर पर है, चाहे वो सोसाइटी में कहीं भी गया है, वो कम ही बोलता है. ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो नहीं घुलता मुलता, तो कंसिस्टेंसी है. और अगर मान के चल रहा है द मोर द ऑब्जर्व इंटरनल कॉज, और अगर मान के चल रहे हैं कि वो इंटरनल कॉजेज़ की वजह से नहीं है, सिचुएशंस की वजह से है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल कॉज. वाइल जजिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ न्यू ग्रुप वी हैव इंक्लिनेशन टू अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एंड ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर. जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए और इंटरनल फैक्टर्स पे ज़्यादा. तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन. अब आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को. फर्स्ट है फैक्टर्स इन द परसीवर, जो परसीव कर रहा है, जो पर्सन परसीव कर रहा है, सोच रहा है, सेंसरी ऑर्गन से आप कह सकते हैं ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, उस पे बहुत डिपेंड करता है. उसकी सेल्फ कंसेप्ट पे, उसके एटीट्यूड पे, उसके मोटिव पे, उसके इंटरेस्ट पे, उसके एक्सपीरियंस पे. हो सकता है किसी का बैड एक्सपीरियंस रहा हो, किसी का गुड, और एक्सपेक्टेशन से. तो वो आपका जो है फैक्टर्स ऑफ परसीवर कहलाता है. दूसरा फैक्टर्स इन द टारगेट. फैक्टर्स इन द टारगेट मतलब जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, उसके बारे में. इसमें आपके फिजिकल अपीयरेंस आ सकती है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, कॉमा नॉवेल्टी ऑफ द टारगेट, कॉमा ये कॉमा है बेटा, मोशन ऑफ द टारगेट, इन सब पे डिपेंड करता है. थर्ड है फैक्टर्स इन द सिचुएशन, यानी कि उस समय सिचुएशन कैसी रही है, वर्क सेटिंग कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल रोल कैसा है, लोकेशन कैसी है, सोशल कंटेक्स्ट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है. तो 3 फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. देन है बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन. देखिए थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन भी यही कहती है कि भाई आप अगर सही नहीं सोच सकते किसी के बारे में तो आप गलत परसेप्शन निकाल लेंगे. ठीक है, तो जब हम एक्यूरेट परसेप्शन नहीं कर पाते तो उसकी वजह क्या होती है. फर्स्ट है हमारा स्टेरियोटाइपिंग. देखिए स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है, या स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया, आपके उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सोच लिया कि सामने वाला पर्सन कैसा है. फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस मैं रहती हूँ कुछ ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स के साथ या जिनके मार्क्स कम आते हैं उसके साथ, तो सामने वाले ने परसेप्शन बनाया अगर ये स्टूडेंट जो है बिलो एवरेज है तो ये जो इनके साथ रहता है वो भी ऐसा ही होगा. कहते हैं ना कि इसके फ्रेंड ऐसे हैं तो ये भी ऐसा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरियोटाइपिंग. ठीक है, फिर है हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि आपने सिर्फ पर्सन की एक क्वालिटी देखी और उसका अच्छा बुरा डिसाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल आपने उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखी कि ये बहुत सुंदर दिखता है, इसका मतलब ये बहुत सुंदर है तो ये बहुत अच्छा है, इसके बोलने का भी बहुत अच्छा है, ये दिखने में अच्छा है, तो इसकी जो बाकी बैकग्राउंड हो गया, कल्चर हो गया, सब कुछ हो गया, सब बहुत बढ़िया होगा. ठीक है, तो ये गलत होता है. आपने क्या किया, सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच के सब कुछ डिसाइड कर लिया. देन है सिमिलर टू मी फैक्ट और प्रोजेक्शन. इसमें क्या होता है, उन पर्सन को ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं जो हमें मेरे जैसे दिखते हैं. जैसे मान के चलिए मुझे लगता है ये मेरे जैसी है, इसका एटीट्यूड मेरे जैसा है तो ये अच्छा है. ठीक है, या ये ऐसा है तो बुरा है. तो हम क्या करते हैं, सिमिलर टू मी फैक्ट देखते हैं. अगर कोई इंसान मेरे जैसा होता है तो हम उसका फेवर कर देते हैं, जो हमसे अलग है हम सोचते हैं नहीं ये अच्छा नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ परसेप्शन विच इंक्लूड द टेंडेंसी फॉर पीपल टू परसीव मोर फेवरेबली टू अदर्स हु आर सिमिलर टू देमसेल्फ. ये मेरे जैसा दिखता है, ये मेरे जैसा सोचता है तो ये अच्छा है, इस बारे में है ये.
नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन में आप क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें देखते हैं उसकी, कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बस। देन है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है, इट मीन्स टू डिस्टॉर्ट द थिंग्स विच वी रियली वॉच और ट्राई टू अवॉइड। सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं या तो जो हम देखना चाहते हैं। और कहते हैं ना, सामने वाले पर्सन में आप क्या देखना चाह रहे हैं। अगर आप सामने वाले पर्सन में सिर्फ बुराइयां देखना चाह रहे हैं तो आप बुरा ही देखेंगे, उसका अच्छा नहीं देखेंगे। और अगर सामने वाले पर्सन में सिर्फ आप उसकी क्वालिटीज़ ही देखना चाहते हैं तो क्वालिटीज़ देखेंगे, उसके जो उसका बैड है, उसकी जो बैड क्वालिटीज़ कह सकते हैं, या आप क्या फिर कह सकते हैं कि जो उसके खामियां, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स में क्या होता है, कंपैरिजन वगैरह करके आप देख लेते हैं। कंपैरिजन मतलब जैसे कि आपने क्या किया, आपसे हाई रैंक वालों को कंपेयर कर लिया आपसे, और आपने कहा नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है, लो रैंक वाला, या लो रैंक वाले को देख लिया और आपके मार्क्स ज़्यादा, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये इंटेलिजेंट है, उसके ऊपर होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बैरियर्स से निकल सकें। देन है मैनेजमेंट यूज़ ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का यूज़ कैसे होता है मैनेजमेंट में, ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनाइजेशन है तो परसेप्शन का यूज़ तो हो गई। तो परसेप्शन इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसेप्ट फॉर मैनेजर्स। देयर आर मैनी सर्कमस्टेंस वेयर प्रॉपर नॉलेज ऑफ परसेप्शन। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि आप क्वालिटी डिसीजन ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे परसेप्शन का यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग में हम जानते हैं, अगर हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, परसेप्शन हमें पता है, परसेप्शन में क्या करते हैं लोग, सेंसरी ऑर्गन से सोचते हैं, इमेज बनाते हैं अपने माइंड में। तो अगर मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, मेन उन चीज़ों पे फोकस करूँगी जो मुझे एडवर्टाइजिंग में दिखाना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेबीज़ के बारे में दिखाना है तो बेबीज़ के बारे में सबसे पहले अगर हम माइंड में लाते हैं तो हम क्या लाते हैं कि सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसकी स्किन ख़राब हो जाए। तो अगर आप जैसे हगीज़ की ऐड है तो सबसे पहले वो बताता है कि सॉफ्ट है ना, बताता है कि जो आप ये यूज़ करेंगे, पैम्पर्स यूज़ कर रहे हैं, हगीज़ यूज़ कर रहे हैं, डाइपर्स बहुत सॉफ्ट हैं, इनसे उनको क्या बोलते हैं, स्किन एलर्जी नहीं होगी, रैशेज नहीं पड़ेंगे। तो ये उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन हमें पता है, उसका यूज़ करके हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग सेफ्टी। तो देखिए सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं लोग सेंसरी ऑर्गन से लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमने क्या किया, साइन बोर्ड बना दिए वर्किंग प्लेस पे, ठीक है, हज़ार्ड स्टेटमेंट्स लिख दिए, कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख दिए, ताकि क्या करें, लोग देख सके, अटेंशन गेटिंग स्टेटमेंट बनाइए ताकि लोग उसको अच्छे से देख सकें और एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। देन है मैनेजिंग इम्प्रेशन। इम्प्रेशन देखिए, परसेप्शन जिसने पढ़ा हुआ इसको पता है कि सामने वाले को हमें इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई मान के चले एम्प्लॉय जॉब के लिए आया तो वो क्या ट्राई करेगा कि एम्प्लॉयर को या आपके बॉस को अच्छे से इम्प्रेस कर सके ताकि उसको जॉब मिल जाए। और ऐसे ही जो सुपीरियर वगैरह होते हैं वो भी यही देखते हैं कि भाई सामने वाला कैसे काम कर रहा है, उसको इवेल्युएट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, परसेप्शन के थ्रू। परसेप्शन में क्या हम देखते हैं ना, सामने वाला कब कैसे बिहेव कर रहा है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा, कंसिस्टेंसी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आती है। देन है बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। तो सिर्फ पर्सन ही इमेज नहीं बनाना चाहता, ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेट भी अपनी इमेज बनाना चाहती है, किसके थ्रू, मैनेजमेंट इंप्रेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनेजिंग परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एज अ लीडर कह सकते हैं आप, एज अ डायरेक्टर कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए हम जानते हैं कि अगर सामने वाले से जैसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपका कोई बॉस है, सुपीरियर, जो आपसे एक्सपेक्ट करेगा उसी के बेस पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन के बेस पे लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि हाँ हम अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस पूरी करें। तो मैनेजिंग परफॉर्मेंस में भी मदद करता है परसेप्शन। इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट अ पर्सन और ग्रुप बिहेव्स द वे यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ड्यू टू द एटीट्यूड यू हैव टूवर्ड्स देम। जैसा एटीट्यूड आप रखेंगे कि हाँ ये कर लेगा, तो सामने वाला बोलता है भरोसा रख रहा है, परसेप्शन में मेरा कर लेगा, तो वो करके दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस में क्या करते हैं, आप इवैल्यूएट करते हैं किसकी परफॉर्मेंस, आपके एम्प्लॉयज़ की। देन नेक्स्ट है जजिंग एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी। देखिए परसेप्शन के थ्रू जो आपका माइंड सेटअप है किसका, एम्प्लॉयज़ का, टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स वर्किंग कंडीशन, तो उस बेस पे पता चल जाता है कि एम्प्लॉय कितना लॉयल है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट। सेल्फ असेसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या,
आपकी परसेप्शन हो। देखिए परसेप्शन, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये तो आपको पता है, बट सामने वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर दोनों में सिमिलैरिटी है, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं सामने वाला भी सोचता है आपके बारे में, तो इट मीन्स कि हाँ सही है। तो कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन इज अ स्टडी tool for self development. If there is similarity between how you perceive yourself and how others perceive you, it is a signal that you are heading towards effectiveness and एफिशिएंसी। तो जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं सामने वाला भी वैसे ही सोच रहा है, हाँ मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, तो आप सही डायरेक्शन में, अदरवाइज आपको बदलना चाहिए। देन है बिल्डिंग रिलेशनशिप सुपीरियर की सबॉर्डिनेट से, और ठीक है कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, इन सब ये चीज़ें भी किस पे बनती है, हमारी परसेप्शन पे। अगर मैंने सामने वाले के बारे में सोच लिया नहीं ये अच्छा है ही नहीं, तो क्या मैं उसके साथ बात करूँगी, नहीं रिलेशनशिप बनाऊँगी, नहीं। देन है टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स। अब परसेप्शन हमें सही रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आप बताएं सामने वाले को सामने वाला कैसा है, कोई सामने वाला आपको बता रहा है तो आप सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सामने वाले ने आपके बारे में कुछ बताया और आपको गुस्सा आ जाए